फिर से शुरू करते हैं। पहले का बताओ, पहले का उत्तर क्या होता है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये पेपर है। कब हुआ है पेपर? 30 जून। 40 + 10 50 नंबर का टोटल था एनवायरमेंट रिलेटेड इसमें, जिसमें आपदा प्रबंधन भी था। अब चूंकि जहां पर भी 50 नंबर का कोई सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसकी पढ़ाई और कहीं पर 5 या 10 नंबर का हो, उसकी पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। पहली चीज ध्यान रखना, जहां 50 नंबर होता है वहां बहुत डीपली पढ़ना होता है, ठीक। लेकिन आपके यहाँ पर 10 नंबर का भी है, फिर भी हम आज ये चेक करेंगे कि अभी 8 या 9 क्लासेज हुई हैं आपकी, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस आप सभी से हो रहे हैं। क्योंकि यदि अगर मैं आपको मैसेज दिखाऊं, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में थे, उनसे तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे अभी सुपर ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने डाला था, कहाँ है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में 50 नंबर का एनवायरमेंट वगैरह था। पुष्पेंद्र ने डाला था, है ना? क्या डाला था ये देखो, मैं मैसेज देख रहा हूँ। एनवायरमेंट जी है, पढ़ाए गए से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं लगा मुझे तो, क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंट भी पढ़ रखा है, आपदा नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने आपदा यदि लेखपाल वाले में पढ़ लिया होगा, तो देखो जब पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होती है ना, जैसे लेखपाल वाले में हमने आपदा प्रबंधन के एक्ट भी अच्छे से किए थे और बहुत सारी डिटेल की थी, तो इस बार बहुत से क्वेश्चन आए वहां से, जब इन्होंने अच्छे से पेपर बना दिया। तो अच्छी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, बात यह है। यहां पर यदि आप देखोगे, धाराएं अभी आएंगी, क्वेश्चन तो हम देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, जिसमें तालाब और झील जैसे जलाशय मानव के विभिन्न गतिविधियों के कारण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? सुपोषण। सुपोषण क्या होता है, मुझे बताओ कोई। जैसे तालाबों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, और एल्गी जो होते हैं, जो आपने बताया था कि एल्गी बहुत वो हो जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और सारे छोटी ज्यादा हो जाता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है, तो बाकी के जितने जीव होते हैं मर जाते हैं। आता पोषक तत्वों की मात्रा कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है? सर उसमें मलमूत्र अधिक जल होते हैं, ज्यादा मलमूत्र बरसात के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा जाने लगते हैं, तो उसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है, और उसी वजह से जब एल्गल ब्लूम हो जाता है तो उसकी वजह से बीओडी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे अन्य जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक, लेकिन ये बढ़ती क्या है? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताओ। जैसे कंपाउंड है, फिर एल्गी में वृद्धि हो जाती है, और सीवेज का जो है वो डिकम्पोजिशन रुक जाता है एकदम से। मीन्स जो आप उर्वरक वगैरह यूज करते हो खेतों में, एनपीके यूज करते हो, वो बह के चले जाते हैं। जो मलमूत्र वगैरह सीवेज जो पूरा होता है ना, उसमें नाइट्रोजनी जो चीजें होती हैं, फास्फोरस वाली, सल्फर वाली बहुत सारी होती हैं, वो सारी बह के चली जाती हैं। और ये क्या होती हैं, किसी भी पेड़ पौधे इनको उगने के लिए एक प्रकार से पोषक तत्व की तरह कार्य करते हैं। तो तालाबों में फिर क्या उगाते हैं? पेड़ वगैरह उगाते हैं। सुपोषण। अगले उस पर चलें। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, इसका बताओ क्या है। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन पर आते हैं फिर से, कि उसमें बीओडी भी आप लोगों ने पढ़ ली है, क्या होती है, कैसे बीओडी बढ़ती है, ये सब पढ़ा दिया गया ना? हाँ सर।
जो भी कार्बनिक पदार्थ, जब पेड़ पौधे उगाएंगे तो क्या होगा, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जो भी जीवित चीजें होती हैं उनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, और जो अजीवित होती है उनमें अकार्बनिक की। पेड़ पौधे उगाए, अब वो उग के क्या है, तालाब में उगे हैं, वो नष्ट होने लगेंगे, मृत होने लगेंगे। जब वो मृत होंगे तो उनके अपघटन के लिए क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि एक तो उनकी सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है अपघटन के लिए, दूसरा ज्यादा ऑक्सीजन वो डिमांड करते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे तो जो भी जल स्रोत होते हैं उनमें ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होती है घुली हुई, और जब ये ज्यादा उपयोग करने लगेंगे तो वहां ऑक्सीजन की बीओडी से बोलते हैं, बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। और किसी भी जल स्रोत में अगर बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है। क्लियर है? अब बताओ दूसरे का क्या होगा। 675। सभी को क्लियर है? उत्तर प्रदेश वाला जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश के जितने बोर्ड होंगे इसकी एक पीडीएफ दे देंगे हम, कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो करेंगे। अभी एनवायरनमेंट की चूंकि आपकी क्लासेस समाप्त नहीं हुई हो तो उसमें आ जाएंगे ये। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता सतत किए बिना? विकास। सतत विकास। सतत विकास। सभी को क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। किसी को नहीं है कोई डाउट? अच्छा, ये किसने दी थी परिभाषा? ब्रंटलैंड ने। किसने दी थी? उस आयोग में कौन सा एक व्यक्ति विशेष बताओ, कहाँ का क्या था वो? ये आप लोगों को पढ़ाया गया क्या? नॉर्वे के पीएम है वो। इकोनॉमिक्स में कराया गया। हाँ, नॉर्वे का पीएम था, ब्रंटलैंड आयोग का, वहां पे इसने परिभाषा दी थी, है ना? 1983 में आई थी, 1987 में वो अपनाई गई थी। आवर कॉमन फ्यूचर। आगे चलते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है बताओ? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बहुत सारे क्वेश्चन तो इतने सिंपल से आए हैं। 1985। कुछ लोग क्या होते हैं जो ज्यादा सही से नहीं चीजें पढ़ते हैं, जो वन लाइनर, जो बाहर चलना, यही मैं देख रहा था। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। आप लोग तो अभी छोटे स्तर के एग्जाम दे रहे हो, जो लोग यूपीएससी के भी एग्जाम देते हैं ना, उनको भी सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं सब्जेक्ट में होती है, क्योंकि इनकी कोई ऐसी बुक से आई ही नहीं जो सब कुछ कवर करके दे दे और जिससे बाहर से कुछ पॉसिबल कम हो। जैसे पॉलिटी है ना, पॉलिटी में व्यक्ति ने लक्ष्मीकांत पढ़ ली और कुछ करंट में जो चेंजेज आए लॉ वगैरह में या संशोधन हुए उसका हो जाता है काम, लेकिन इसमें इन दो सब्जेक्ट में नहीं है। और अगर इतनी आसानी से आप चीजें सॉल्व कर पा रहे हो, वो भी जहां पर आधा 50% सिलेबस आपका एनवायरनमेंट का था और सिर्फ अभी आपने 7-8 क्लासेज ही की हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि एनवायरनमेंट में परेशानी लोगों को नॉर्मली होती है क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन बनाने का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। अगले उस पर आते हैं तो समझ की जरूरत होती है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, वन लाइनर्स पढ़ लिए, फैक्ट्स रट लिए, वो सोचते हैं डायरेक्ट चीजें आ जाए। अभी यहाँ पे देखोगे जिसने थोड़ी सी भी समझ डेवलप हो गई होगी उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। नमामि गंगे तुरंत एलिमिनेशन लग जाएगा। निजी पहल है क्या ये? सर गंगा को साफ करने के उससे, गंगा नदी का संरक्षण राजीव गांधी के टाइम में। केवल ये है कि नदी आप साफ करने निकल गए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो उद्योग नदी किनारे लगे हुए हैं उनका जो वाटर है, जो निकल रहा है जल, उसका ट्रीटमेंट करके गंगा में जाए, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ, ठीक है। तो एकीकृत संरक्षण में क्लियर है। अगले पर चलते हैं। इसका क्या होगा? फर्स्ट। सामर्थ्य।
जो एकदम नए स्टूडेंट हैं वो पूछें, वो बताएं कि हाँ हमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो जब पढ़ाई चल रही होती है तो सभी बोलते हैं हाँ आ रहा है बहुत। वो नहीं चाहते कि उनकी जो वीकनेस है वो सामने आए, बाद में पेपर उनका गड़बड़ होता है। हाँ, तो वो भी बताएं, उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आप इस चीज को कर सकते थे, कहाँ दिक्कत है। ये क्या है, कौन सा बोर्ड है? सीबीटी। सुना है आप लोगों ने? 2002। तो बनाया जाता है। सिटी कंजर्वेशन अथॉरिटी सर। आप लोगों ने GEAC का नाम सुना है? नहीं सर। कमेटी है, क्लास में बोल के बताया है। कुछ लोग क्या है क्लासेज बहुत मिस कर रहे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम लोग कर देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें मिस, तो उनके ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसे लगा दिया था। लगाया था, सही है गलत? स्थापना सहमति और संचालन सहमति, इससे होगा ना। से आपको कोई भी चीज की स्थापना करनी है तो क्या होगा। अभी तो हम इस पे बात कर रहे हैं कि क्या नहीं हो सकता है। जैव विविधता स्वीकृति के लिए खास तौर से जो GM क्रॉप होती हैं, इनकी स्वीकृति कौन देता है? GEAC। कार्बन क्रेडिट प्रणाली किस चीज के तहत आई है? क्योटो प्रोटोकॉल। और इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? क्लीन CDM करके उदाहरण देके बताए गए हैं। अब देखो नुकसान किसका होगा? जो व्यक्ति क्लासेज को बहुत अच्छे से समझ चुका होगा, के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बहुत इजी होंगे देखते ही। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ही उदाहरण देके जापान का जाइका एजेंसी नाम बताया था, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये सब चीजें बताए गए थे सबको, जिन्होंने सारी चीजें सुनी होंगी। अच्छा, दो ऑप्शन इसके अगले पेज पर है, पहले ये दो देख लो। अगले दो ये हैं, अब बताओ क्या होगा। कौन सा है सर? जी सर CPCB या D होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा सर। द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, पूरे देश में लागू होता है। लागू होता है। नॉर्मल है। जी सर। कॉमन सेंस वाला है कि राष्ट्रीय लगा है। क्या लगा है? राष्ट्रीय लगा है, तो इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है? नगर पालिकाएं क्या हो सकती हैं? ये निर्धारित लागू तो ये भी करा सकती हैं, समझ गए, लेकिन क्या ये निर्धारित कर सकती हैं? राष्ट्रीय मानक है तो लागू तो करा सकती है नगर पालिकाएं। दूसरा, क्या ये राज्य सरकारें मानक निर्धारित कर सकती हैं? सर जब राज्य के राष्ट्र के हैं तो नहीं कर सकते वो। मानक है, कोई कानून होता
और कानून के अंतर्गत अगर कुछ प्रावधान होते हैं तो वो प्रावधानों को अलग से कर दिया जाता है, राज्य को अलग से शक्तियां दी जाती हैं, ये मानक है। तो आपका यहीं पर ही एलिमिनेशन से हो जाएगा। चलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब आप लोगों का प्रबंधन आएगा ना, 2006। हाँ मतलब जिन्होंने आपदा नहीं पढ़ाई तो लेखपाल वालों की 5 क्लासेस से ही सारे क्वेश्चन है। 2005 ठीक का है, एक्ट था, 2006 में स्थापित हुआ था। 5 में एक्ट आया था और 6 में 2006 में स्थापना हुआ था। ठीक है, सर इसकी एग्जैक्ट डेट क्या यही है? लिखा है आप, एग्जैक्ट डेट देख लेना या फिर क्लास आएगी तो उसमें मिलेगी आपको। शायद अक्टूबर का सर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीवों की जीवित कोशिकाओं के भीतर पदार्थों का चयनात्मक धीरे धीरे संचय और भंडारण क्या है? जैव संचयन। जैव संचयन। जैव संचयन। आवर्धन सब कुछ बहुत अच्छे से समझा के उदाहरण के साथ समझाया गया आप सभी को। जी सर। सर अगर इसमें आवर्धन वाला क्वेश्चन बनता तो कैसे बनता सर? इस तरह से दूसरे स्तर में संचयन। हाँ अच्छा, ठीक ठीक। पुनर्चक्रण क्या है बताइए? सर डी ऑप्शन है। डी। जो लोग वन लाइनर्स पढ़ रहे होंगे ध्यान रखना, उनके ये सारे क्वेश्चन बहुत गलत होने वाले हैं, क्योंकि वो देखते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन में आ ही नहीं था, समझ तो उन्होंने बनाई नहीं है। आगे चलते हैं, अगला बताओ। ये इतने बार बोल के बताया गया पूरी डिटेल में, क्या होगा इसका? ए। जल प्रदूषण। क्लास में जल बताया प्रदूषण गया निवारण नियंत्रण 1974 बताया गया सर क्लास में। 83 वाले नियम के तहत कर दिया गया। हाँ 1974 के तहत बना था, फिर 81 में वायु प्रदूषण अधिनियम आ गया तो इसके तहत भी जो शक्तियां थी इसको दे दी गई, और बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया तो इसके तहत सारी शक्तियां मिल गई। क्लियर है? लेकिन बना किसके तहत था? 74। जल प्रदूषण। क्वेश्चन बताओ, एनडीआरएफ किसके अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। जी कर रहा है। क्या सर? अंतर्गत काम कर रहा है वर्तमान। अमित शाह के। हाँ ये बताओ, ये तो सारे नोट से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन इसमें नोट से ही। यूक्रेन। रूस सर। यूक्रेन। अच्छा नोट में रख रहे थे तो मन में एक बार आया था कि इसकी क्या जरूरत, हटा दें क्या, लेकिन आपको इसमें तो यूक्रेन सिंपल पूछ लिया, आपके वो तो 5-6 बताई गई हैं घटनाएं, है ना? जी सर। हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक के संबंध में, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, ये नहीं पढ़ते हैं लोग कि कब पेश किया गया था। ए था क्या सर? ए ए है क्या? ए 26 जनवरी। ये तो नहीं है। 26 जनवरी। बी। 26 जनवरी। 26 जनवरी को ये बताओ, ये तो कुछ कॉमन सेंस लगा लेते हैं, चलो हटाओ। 26 जनवरी कैसे हो सकता है वो मुझे बताओ। हो गया क्लियर? अच्छा एक चीज आप लोगों को वो देते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा क्या करना कि सत्र देख लेना। आमतौर पर बजट सत्र कब चलता है, मानसून सत्र कब चलता है, उनकी डेट देख लेना पिछले 3-4 साल के सत्रों की, कब से कब, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस में होते हैं सत्र। और जब कोई सत्र होगा तभी तो कोई विधेयक आएगा,
सर इसमें जितनी भी डेट दी हुई है सबके सब 17 में ही है। नहीं, पहले समझ लो बात को, समझ गए? जैसे पहला ऑप्शन आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना? पहला ऑप्शन क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। ये पता है कि वो वहां पर राजपथ पर रहेंगे कि बजट पेश किया जाएगा, वो पेश किया जाएगा। मानसून सत्र कब से कब तक चलता है? जुलाई में अगस्त। इसके बाद शीतकालीन सत्र दिसंबर नवंबर दिसंबर के लगभग होता है। दिसंबर में मेनली, ठीक है। सबसे लंबा सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। वो कब से कब तक? 1 फरवरी से अप्रैल तक। फरवरी मार्च। तो 2-3 उसका जब आप देखोगे ना, देखो क्या पता चलता है। ऐसे नॉर्मल देख लोगे तो महीना आपको पता चल जाएगा, इस महीने में लगता है, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा सा जानकारी ब्रॉड में होगी, लेकिन जब आप 2-3 साल का देख लोगे ना तो एग्जैक्ट पता रहेगा कि शीतकालीन सत्र 20 दिन चल रहा है कि 30 दिन चल रहा है, किस महीने में लगातार आ रहा है। तो फिर आप एलिमिनेट कर पाओगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 3 साल पहले का कोई ये बताए कि ये विधेयक, हर साल में कम से कम 60-70 विधेयक आते हैं, समझ गए। फिर उसकी डेट बताए कब पेश किया गया था, वो भी लोकसभा में, फिर राज्यसभा, फिर कब पास हुआ, कब साइन हुए। ये तो क्वेश्चन ही बनाया गया कि लोग गलत करके आए या तुक्का लगा के आए, ठीक है। इसका बी हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि आप एलिमिनेट कर पाओगे, कम से कम 1-2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। ये चलते हैं, स्थानिकता क्या है बताइए। किसी प्रजाति की किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होने की पारिस्थितिक अवस्था। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो नोट पे पूरा एकदम सही है, नोट्स का ही है। अब सोचो 8 क्लासेज में ये है, वो म्यूट कर ले अपना। प्रदीप, हाँ प्रदीप म्यूट करो अपना। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग होनी है और ये सबका खराब हो जाएगा नहीं तो। ले चलते हैं, सी हो जाएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये जितने भी एनवायरनमेंट से संबंधित बोर्ड हैं इनका आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा कब स्थापना हुई। ये फैक्चुअल चीजें तो मुश्किल से 2 पेज में आ जाएंगी सारी। अच्छा, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1960 पशु क्रूरता। पशुओं के प्रति क्रूरता। पता था तो भी कर जाओगे? जी सर। पता चल रहा है नाम से। अब घटक के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? क्या नोट से है? यस सर, बिल्कुल जी। ऑप्शन बी। बी पर क्या होगा? ठीक है, इन्होंने पढ़ लिया। कुछ ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर जाओगे, लेकिन जहां पर ये आ जाएगा कि कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, किस पर रहते हैं, ये वही व्यक्ति कर पाएगा जो सही से पढ़ा है ना। अगर यहाँ पे एक हल्का सा ऑप्शन डाल देते कि वो मृत और अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, फिर
अम्ल वर्षा से क्या अभिप्राय है, क्या नोट से है ये? बिल्कुल सर, ये सर बिल्कुल बिल्कुल ये ऑप्शन नोट्स का ये सर ये पार्ट होगा। क्या था कि क्या होती है अम्ल वर्षा? जी सर, क्या बनता है उसमें? NO3 और SO2 होता है, हाइड्रोजन SO2 और नाइट्रिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। SO4 बन जाता है, NO2 से सल्फर और HNO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ बताओ, इससे क्या बन जाएगा? HNO3 और इससे NO3 H2SO4। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या एक्वा रेजिया का नाम सुना आप सभी ने? अम्लराज क्या होता है उसमें? HNO3 और HCl। HCl3 होता है, HNO3 का 1 और H2SO4 का 3। HNO3 3 और HCl1। Cl3 HNO3 1। अब आगे आते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहला ये ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्यालय विभूति खंड गोमती नगर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये बताओ, अगर इन्होंने ये लिख दिया है और आप सभी कम से कम पिकअप भवन पर धरना देने तो एक आध बार गए होगे, नहीं गए होगे तो सुन लिया होगा, है ना? अगर ये नहीं लिखते तो थोड़ा दिक्कत होती। से होने वाला था स्टेट का होगा, वही गलत कर सकता है बाई चांस। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए। देखो, स्टेट वालों को फायदा होना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द उस तरल अपशिष्ट या मलजल के लिए प्रयोग होता है जो किसी स्रोत से निकलकर जलाशयों को प्रदूषित करता है? पोषक तत्व। नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। तो हाँ बताओ। ये वाला ना, ये आपके NCERT से है, जब NCERT की आपकी क्लास 2 नंबर की बन रही थी, ठीक है, अभी जी उसमें है ये आपका, ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों का जब आप सीवेज उपचार में उपयोग करते हो ना, उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सीवेज या अपशिष्ट का उपचार किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? बहिर्स्राव। और वैसे नॉर्मल था, आराम से कर सकते थे लोग, समझ गए? इसलिए प्रयोग होता है जो किसी स्रोत से निकलकर जलाशयों को दूषित करते हैं। तो जलाशयों को दूषित जो करते हैं और किसी एक स्रोत से निकलकर दूसरे, तो पोषक तत्व तो नहीं हो सकता। मलजल लगा है ना यहाँ पर, जाएगा आपका बहिर्स्राव। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक कौन सा संगठन है, आप बताओ? वैधानिक। उसको ये नहीं आ रहा है। पता होगा जिसने पॉलिटी की 4-5 क्लासेज भी कर ली होंगी, तो उसकी समझ बन गई होगी कि कौन से संगठन क्या होते हैं, है ना? और इसमें तो ये भी नहीं दिया, अगर संवैधानिक दे देते और वैधानिक दे देते तो दिक्कत भी हो जाती लोगों को, है? गलत कुछ और दे दिया जाते इसमें आगे। देश का बोर्ड है ये। क्या उत्तर प्रदेश का कोई बोर्ड हो कि वो संवैधानिक हो सकता है? तुरंत बताओ। नहीं सर, हो सकता है, बोर्ड नहीं सर, लेकिन निकाय हो सकता है। निकाय हो, क्यों नहीं हो सकता? की जाएगी ना सर? की जाएगी, मतलब पार्टिकुलर एक स्टेट के लिए आप कोई रूल नहीं लगा सकते, मतलब संविधान में। अच्छा चलो मेरे को इतना बताओ, जो राज्य का लोक सेवा आयोग है वो संवैधानिक निकाय है, क्या है? संवैधानिक संवैधान बिल्कुल है सर। संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। तो फिर राज्य का कैसे हो सकता है? उसका नाम भी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना? नहीं सर, संविधान में पार्टिकुलर हर स्टेट के लिए ये बनाया गया कि स्टेट का अपना एक
बोर्ड होगा जो स्टेट के द्वारा कराई गई परीक्षाओं को, मतलब स्टेट की परीक्षाएं कराएगा, स्टेट की एग्जाम्स कराएगा। 74 बार, तो वो भी तो संवैधानिक ही है ना, वो भी तो राज्य से रिलेटेड है। क्लियर हो गया कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो संवैधानिक भी हो सकती हैं और वो राज्य की हो सकती हैं, लेकिन अधिकांशतः संस्थाएं क्या होती हैं, वो वैधानिक ही होती हैं। वैधानिक बहुत सारी संस्थाएं हैं जो केंद्र ने कानून बनाया संसद ने, और उसमें प्रावधान कर दिया कि राज्य भी अपना, जैसे आपकी एसडीएमए है, क्या है वो संस्था? अथॉरिटी क्या है? संवैधानिक है सर। वैधानिक है सर। वैधानिक है। कानून है, राज्य ने बनाया क्या? राज्य ने बनाया नहीं, बनाया है वो, बनाया सर। केंद्र के उस पे राज्यों के द्वारा गठन किया गया। जी सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर खैर संवैधानिक दिया ही नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, वैधानिक। आगे चलते हैं। 2004 की वैधानिक नहीं समझ में आया। जो एनडीएमए एक्ट है वो क्या है, आपका कानून है कि उसका उसमें संविधान में जिक्र है? क्या हुआ, अगर कोई संसदीय कानून है, उसके द्वारा कोई चीज बनी है, तो उसे क्या बोलते हैं, संवैधानिक कि वैधानिक? संवैधानिक। तो बाकी जैसे पता हो, मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि कौन बोल रहा है। तो गलती होगी तो सुधारा जाएगा। ये गलतियां कर रहे हो तो इसके लिए पॉलिटी अच्छे से पढ़ लो, कहने का मतलब ये, पॉलिटी की क्लासेज आई हैं, बहुत अच्छे समझाया गया, उन्हें सुनो। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, तो बड़ा नॉर्मल होना चाहिए, कुछ भी पूछ दे तो भी तुरंत आना चाहिए कि क्या वैधानिक होगा, क्या संवैधानिक होगा। और कुछ होता है जो ना संवैधानिक होता है ना वैधानिक होता है। इसका एक उदाहरण दो। नीति आयोग। गुड। कैसे हुई स्थापना? प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा। के प्रस्ताव द्वारा। अच्छा ये, हाँ ये वाला 22 नंबर का बताओ क्वेश्चन। नहीं प्रभावित हुआ था इससे। 26 तमिलनाडु को किया था। स्टेट डी। यस सर। बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा? में केवल है सर, तो बिल्कुल नहीं होगा। सुन ली होगी, उसे ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पर केवल दिया रहता है तो 99.99% चीजें गलत होती हैं। यहां से क्वेश्चन कर सकते हो। आगे चलते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही? अच्छा ये जो टाइप हुआ है क्या बिल्कुल सही है ना? पेपर देख रहे हो ना आप सभी? सही है सर। ये ऑप्शन इसका यही दिया है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में ये हुआ था। जी सर, तो यही ऑप्शन दिया है। हाँ? 1972 का देख रहे हैं वो मुझे ये बताएं कि आप पेपर में यही ऑप्शन ऐसे ही दिया है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक? रियो डी जेनेरो दिया। पहला क्वेश्चन तो सभी एलिमिनेट कर लेंगे ना। जब 1972 इसमें लिखा है तो 1992 में कैसे हो जाएगा? हाँ? ओके, अभी क्या आप लोगों की ये क्लास आ गई जिसमें ये सारी डिटेल है सारे सम्मेलनों की? अभी नहीं आई है सर। जी सर, आ गई। कौन सी क्लास आई है भाई, बताता? सम्मेलन का कहाँ है?
वगैरह कराई हूँ डिटेल में, उनमें बताया था नहीं आई है सर अभी। की स्थापना हुई CBD की। नहीं है सर, अभी नहीं आई है। ठीक है, आ मैं जाएगी देखे आगे चल क्लास के। को क्यों बोल देते हो यार। नॉर्मली तो ये सम्मेलन के बारे में बताया ही होगा, ये तो डेट और ये चीजें तो आपकी 2-3 बार आ चुकी हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का तो हर बार जिक्र किया ही जाता है कि शुरुआती यहाँ से UNEP की स्थापना हुई। हाँ, लेकिन एक क्लास आपकी थोड़ा डिटेल में आनी है जिसमें ये सारे सम्मेलन होंगे। ठीक है सर एक क्लास ही यूपी के जितने बोर्ड है इन पे और ले देना है, जैसे हर पेपर में सवाल आ रहा है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा बताइए। केवल तो केवल लगा है और दूसरा सेंस लगाओ 143 विकसित देशों वो तो हो ही नहीं। फिर वो छोटा समूह को भी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। कितने विकसित देश हैं इस टाइम वर्तमान में, कितने विकसित देश हो सकते हैं? कॉमन सेंस लगाओ। यूरोपियन संघ में 30 है और अमेरिका हो गया, और रशिया एक USA है, जापान, कोरिया, जापान है, कोरिया है। 2000 हो रहा है मैक्सिमम 36 या 37 जिनकी जो आय से नापा जाता है, जो विकसित देशों की श्रेणी में आते थे आज से 4-5 साल पहले, कुछ और एड ऑन हो गए होंगे 2-4। ठीक है, ये है। अब ये बोल रहे केवल विकसित देशों के, वो भी 143। वर्तमान में UN के कितने सदस्य देश हैं? 193। तो क्या ये समूह छोटा हुआ कि दुनिया भर में 193 देश ही हैं और 143 देश वो भी विकसित थे? तो अगर कोई व्यक्ति कॉमन सेंस से सॉल्व करने जाएगा ये क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ सॉल्व करा रहे हैं कि समझ लेना पेपर में लोग क्या गलती करते हैं। आप एक छोटी सी मिस्टेक करके आ जाते हो बस लापरवाही से, और आपका एक क्वेश्चन गलत होता है जो 1.25 नंबर लेके चला जाता है। फाइनली जब आप पेपर दे के आ जाते हो ना, तो 3 या 4 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आपने वो गलत नहीं किए जो कि बहुत सिंपल थे, आप बहुत आगे होते हो। तो ये गलती कोई भी मत करना, है ना? तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है? औद्योगिक विकास नीतियों को बढ़ावा देने पर, औद्योगिक नीतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। नहीं सर, अगर नहीं भी किसी को पता था, क्योंकि ये नहीं लोगों को पता होता है कि कितने देशों ने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन ये पढ़ाया गया है, बताया गया है कि इस सम्मेलन का नाम क्या था? मानव पर्यावरण। जो 1992 वाला होगा वो क्या होगा? मानव पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन होगा। फिर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ही आपकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाली अवधारणा आएगी 2002 के आसपास, और फिर आएगी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाली 2015 में। क्योंकि डेवलपमेंट को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो, पर्यावरण के लिए दोनों को साथ लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर जिसकी समझ बन गई हो। जिसकी समझ नहीं बनी वो खोजेगा कि किस बुक से आया, वो यही खोजता घूमेगा पूरी जिंदगी भर। और कोई भी पेपर में अगर आप पूरा करने जाओगे तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से नहीं आते हैं, समझ से आते हैं। बुक में लिखा रहता है सब कुछ, लेकिन उससे समझ आपको अपनी डेवलप करनी होती है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी होगा। यस सर, तुरंत एलिमिनेशन से आना था। वित्त प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कराया है आपका चेन्नई 2003। क्लास में कराया है कि नहीं? ये वाला तो कराया है, जेपी वित्त वाली। पता नहीं सर, मुख्यालय शायद याद नहीं आ रहा सर। नहीं सर, मुझे तो लेखपाल से पता है, तो कराया है, लेखपाल वाले में भी कराया था। हाँ, अभी इन लोगों को एक PDF और दी जाएगी जिसमें सारी संस्थान उनके मुख्यालय ये लेखपाल वालों में लास्ट में भी दी गई थी एक PDF, है ना? और ये तो आपकी क्लास में बोल के भी बताइए, अभी लेटेस्ट क्लासेज में आया किसी में
हाँ, ये 2002 में हुआ है, 2003 में स्थापना हुई है हाँ इसकी। हाँ बिल्कुल। दो मतलब ये बताया, लेकिन मुख्यालय का तो कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा। नहीं करो, पढ़ो बार बार। ऐसा नहीं है, वो कौन सी अभी हाल ही में मूवी आई थी, वो बोल रहा था कि क्या देखा है तुमने, दुबई देखा है तो नहीं देखा है, तो इसका मतलब नहीं है क्या? भूत बंगला। अच्छा, हाल ही भूत में बंगला मूवी आई शायद। है। वेरी गुड। देखो यहाँ के स्टूडेंट ऑलराउंडर हैं, जवाब हर चीज का होगा, है ना। जब वो बोलता है कि नहीं ये मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे ही है, अगर आपको नहीं आता तो आप जाके क्लासेस देखो, पढ़ो। अगला बताओ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के प्रावधान के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 21। 21। ये पॉलिटी में भी कराया गया होगा आपको, है ना? जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? 21 अधिकार क्या है बताओ बोल के हिंदी में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। राइट टू लाइफ। उसके अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आता है। ये वाला बताओ। ये देखो आपका जो कराया गया था ना लेखपाल की क्लासेज, पूरा एक्ट कराया था हमने, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन। 48A 48A1 है इसका, बी आंसर इसका, बी। हाँ बी है। पेपर आते हैं। ये देखो पढ़ाई तो वही बोल रहे हैं ना, वहां पर धाराएं उन लोगों ने नहीं पूछी थी, यहाँ पर पूछ ली। कौन ऐसा है जिसने ये पेपर दिया था और लेखपाल का बैच में था? कोई ऐसा है? लेखपाल के बैच में भी था और जिसने ये पेपर भी दिया है। ये बताओ, ये तो औसत वैश्विक तापमान में मुख्य मानव गतिविधि, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है ना। वैश्विक क्या है वर्तमान में? औसत वैश्विक तापमान क्या है, मतलब औसत तापमान क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। 18 क्या? 15 जो 15 सर। अच्छा, सभी अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है, लेकिन गलत कौन कर रहा है उसका बता दे रहा हूँ। क्लासेज में आपको क्या बताया गया था कि अगर GHG ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो -18 होता। ये हैं इसलिए 15 डिग्री सेल्सियस था औद्योगिक गतिविधियों के पूर्व। अब क्या हमने रखा है, जो SDGs हैं उनके माध्यम से हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस सदी के अंत तक हम इसे कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस इतनी ज्यादा वृद्धि हो, बस इस पर हम इसको सीमित कर दें, यानी 16.5 तक। अब कुछ यहाँ से 18 भी पहुंच रहे हैं, कुछ तो अभी कम करके वो 14 पर आ गए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था किसी पेपर में कि हाल ही में कोई रिपोर्ट आई थी IPCC की। क्या होता है IPCC का फुल फॉर्म? इंडियन पैनल कंट्रोल बोर्ड। गवर्नमेंटल पॉल्यूशन क्लाइमेट कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल, इंटरगवर्नमेंटल क्लाइमेट आइए, इस पर तो कोई बोल भी नहीं सकता है। उनका फुल फॉर्म लिखा है, ये भी बताया है कि ये क्या करती है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कहाँ से आ गया? पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज।
कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 में। सब कुछ बताया गया, इतनी गलतियां मत करो, पढ़ो क्लासेज को अच्छा। अगर क्लासेज में बताई गई चीजें हैं और किताब में लिखी रह गई तो कोई फायदा नहीं है। आईपीसीसी 1988 में स्थापना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करती है? खुद से कोई रिसर्च वगैरह नहीं करती है, दुनिया भर की जो संस्था हैं जो डेटा देती हैं उन डेटा का विश्लेषण करती है, उससे निष्कर्ष निकालती है। यानी कि WMO का डेटा आ जाएगा और सब संस्थाओं का, IUCN का डेटा, WWF का डेटा और बहुत सारी संस्थाएं हैं। इस डेटा को ये क्या विश्लेषण करके फिर रिपोर्ट निकालती है। IPCC बहुत बड़ी संस्था है दुनिया की। तो इसने बताया था कि जो टेम्परेचर है जिसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर कब, इस सदी के अंत तक, यानी कि 2099 तक हम क्या करना चाह रहे हैं, सीमित रखना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस 0.8 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है की रिपोर्ट थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, साल पहले कोई एग्जाम हुआ था, वहां पर एक क्वेश्चन आया था, शायद UPPCS में आया था या किसी में। तो ये ध्यान रखा करो कि आप इतने ज्यादा रॉन्ग नहीं हो सकते हो, प्लस ऐसी तो एरर कर ही नहीं सकते हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। हम बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं, आप पीछे चले गए, 15 डिग्री सेल्सियस से और कम कर दिया आपने औसत तापमान। तो फिर क्या औसत तापमान कम हो जाता तो फ्रांस में जो अभी UK में जो हो रहा है गर्मी की वजह से रोड पिघल रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं उन लोगों को, तो होता। औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होने का मतलब समझते हो? कितना सुहाना मौसम हो गया होता हम लोगों के लिए। हम अच्छा, ये तो वो वाला आ गया, डाइस वाला, इसको हटा देते हैं। हाँ, ये वाला बताओ। पृथ्वी की पर्वती, भूपर्वती जिसे बोला जाता है, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताओ जल्दी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बाहरी परत है ऑप्शन। चलो इसके बारे में बता, कितनी होती है परतें टोटल? 3 सर। और कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल कोर। मेंटल कोर, ये सारी चीजें तो पढ़ ली होंगी, ज्योग्राफी में पढ़ाई गई होंगी। सर अभी पढ़ा तो नहीं है। उसके लिए सर क्लासेज आप पूरी डिटेल में दे दी गई, इसलिए दी गई है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। यहाँ तक कि पढ़ाया कि ये दो चीजों के बीच में एक असंबद्धता भी होती है, ठीक है। एक क्रस्ट हो गया। अच्छा, जो बोला जाता है स्थल मंडल, वो किसे बोला जाता है? लिथोस्फीयर सर। क्रस्ट मंडल लिथोस्फीयर नहीं सर, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच का एरिया है शायद। क्रस्ट से 100 मतलब 100 मीटर शायद नीचे होता है क्या? 100 किलोमीटर नीचे। प्री मेंटल और प्लस क्रस्ट होता है आपका स्थल मंडल। और जो निचला मेंटल होता है या जो एस्थेनोस्फीयर होता है, जितना भी आपका भूकंपीय गतिविधियां होती हैं वो कहाँ होती है? एस्थेनोस्फीयर। यहीं से निकल के आपका जो आता है लावा ऊपर आता है ना? इनके बीच में बहुत सारी असंबद्धताएं होती हैं, कोनराड, मोहो, गुटेनबर्ग, लेमैन, पढ़ी ये सारी चीजें कि नहीं? जी की क्लासेस जरूर देखें। क्या हो जाएगा? सबसे बाहरी परत है, सबसे कम यदि अगर बोले गहराई इसी की होती है, घनत्व भी सबसे कम भूपर्वती का ही होता है। की ओर जाओगे तो घनत्व बढ़ता चला जाता है। जो आपकी अंदरूनी कोर है, सबसे अंदर की कोर है, वो किस फॉर्म में होती है? सॉलिड या लिक्विड? सबसे नीचे से बनी होती है सर, निकेल और फेरस।
निकेल और फेरस की अधिकता होती है लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में वो सीमा से नहीं होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से। क्या ये लिक्विड फॉर्म में होती है क्या? टेम्परेचर के साथ अधिकता होती है ये सर बहुत चीज तो ज्यादा सीमा से नहीं बनी होती है, ये ध्यान रखो। किसने बोला सीमा से बनी होती? हाँ, निकेल और आयरन। अंदरूनी कोर जो होती है वो नहीं होती है लिक्विड फॉर्म में, ध्यान रखना। आउटर लेयर जो होती है, आउटर कोर, वो होती है। और ये हमने कैसे पता लगाया कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है? का जो उद्गार होता है उसी से, या तो फिर भूकंपी जो तरंगे होती है वहां पे मुड़ जाती हैं, उसको भी तरंगे भेजते हैं, उससे पता चलता है। कोर से कभी होता है? नहीं सर, भूकंप की जो तरंगे भेजते हैं ना, उससे पता चलता है कौन सी लिक्विड है और कौन सी कठोर है। इतना अंतर आ जाता है। जो ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं आपकी, ज्वालामुखी, भूकंपी, ये सब कहाँ होती हैं आपकी? एस्थेनोस्फीयर में, प्रीमेंटल में। तो आपको कोर पर तो जाना ही नहीं है, फिर कोर तो बहुत दूर हो गई, वहां कोई गतिविधियां ये सब नहीं होती है। हालांकि कोर भी क्या हो रही है, जब पृथ्वी घूम रही है उसका मटेरियल भी जो है, आउटर कोर क्या लिक्विड है, वो शिफ्ट हो रहा है। तो तभी तो हमारा जो ध्रुव है, नॉर्थ साउथ पोल है, वो शिफ्ट हो रहे हैं धीमे धीमे। तो अब आ जाते हैं फिर से, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्तर प्रदेश में किन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या व्यापार कानून लागू करें? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा मुझे लगा। किस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई? ऑप्शन ही नहीं दिया है कि जो लोग कंफ्यूज हों, है ना? विस्तारित यूरोपीय संघ के लिए सतत विकास रणनीति कब अपनाई गई थी, बताइए? 2015 में। 6 15 वाले, 15 वाले कौन कौन है? सर हम बताओ अगला ऑप्शन। अपनाया गया था, ठीक है, लेकिन कई जगह इसे 2000 भी सही माना जाता है, क्योंकि शुरुआती जो विचार शुरुआत हुई थी वो 2000 से हुई थी। ई ऑप्शन, बट 2000 पर भी जा सकते हैं। उस पर आ जाते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसके नमूने ले सकता है, बताइए? यहाँ पे केवल मिट्टी लगा दिया है, तो इसको तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। वन उत्पाद से इसका क्या लेना देना, खनिज से क्या लेना, मतलब ऑप्शन इतने बहुत सिंपल रखे हैं कि तुरंत कर जाएगा कोई व्यक्ति। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपका है, पॉलिटी वाले उसमें भी है। 18 अक्टूबर से। हाँ, 18 अक्टूबर। भी चलते हैं। अब देखो, ये क्या आपकी क्लास से आया है? चट्टानों के छोटे छोटे कणों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा। बात ना करे कोई। क्या ये क्लास से आया है कि नहीं आया? नो सर। है सर। क्लास में बताया गया, समझाया गया। अभी लेटेस्ट कुछ क्लासेज में ये समझाया भी गया था। एक क्लास में समझाया आपने सर? मृदा वाले में समझाया सर, मृदा वाले में। प्लस अभी जो न्यूडेशन अनुक्रमण पढ़ा रहे थे, क्या उसमें भी समझाया? जी जी, उसमें भी समझाया था सर। हाँ, सारी चीजें समझाई हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया है कि जो आपके
जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, है ना। इसके अलावा शैवाल हो गए, फंगई हो गए, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक प्रकार से अपने कुछ रसायन छोड़ते हैं जिससे अपक्षयन होता है। और एक जगह से ये कंटेंट दूसरी जगह जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अपरदन। अपरदन। और फिर जब ये कहीं पर पहुंच गया, दूसरी जगह स्थिर हो गया, उसे क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन कहेंगे सर। हिंदी में डिपोजिशन कहेंगे, भाई इंग्लिश में उसे सेडिमेंट अवसाद। अवसाद से अवसादन होता है, वो अवसादन। अवसाद। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से आया था। कल्पवृक्ष एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो जैसा बताया कि जिस पेपर में 50 क्वेश्चन पूछने हों, 50 नंबर का आना है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने की कोशिश हमेशा की जाती है ना। हम इसको भी देख लेंगे कि जो जो फेमस एनजीओज हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो कर लेंगे हम लोग। क्या होगा इसका? 1985। 1979 है वैसे आंसर। 1979 है वैसे आंसर क्यों होगा इसका? आगे चलते हैं। सर प्रणाम। सही है। हेलो। हाँ बोलिए, बात शुरू कीजिए। है कि हमें ये नोटिस नहीं मिल पाती है कि आज ग्रुप कॉलिंग होगी सर, मतलब ये पता नहीं क्या कोई दूसरा ग्रुप है क्या, हमें पता ही नहीं चला। अभी हमने खोला तो देखा कॉलिंग चल रही है। तो वो अपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, देखो इसी ग्रुप में मैसेज पड़ा होगा, तो दूसरा ग्रुप कैसे हो सकता है? देखते हैं, पता नहीं चला मुझे। मैं आपने ज्वाइन भी कर लिया, मैसेज भी सारे पड़े हैं, तो फिर आप उस पर वर्क करो कि आपके पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, आपके मोबाइल में आपने क्या ऐसा कर रखा है। ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, सपोज करो ये नहीं आपने पढ़ा, ठीक है, हालांकि आपदा वाले में आ जाएगी ये सारी चीजें, लेकिन सपोज करो नहीं भी पढ़ा, फिर भी बताओ इसका क्या होगा जवाब? डी ऑप्शन सर, डी। पहल हो सकती है जिसमें राष्ट्रीय लगा हो। राष्ट्रीय स्तर केवल लगा है, केवल गैर सरकारी संगठनों द्वारा, तो भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पहल है, ये होता कि हाँ केंद्र सरकार और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा, तो आप एक बार सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे निजी पहल नहीं हो सकता सी में, ऑप्शन सी में। हाँ, और ये देखो, यह बिना किसी बाहरी सहायता की राज्य द्वारा, राष्ट्रीय है तो राज्य द्वारा भी नहीं हो सकता। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी आप दिमाग लगा के एलिमिनेट करके आ जाओगे। आगे चलते हैं। केवल नोट से तुरंत आया है कि नहीं बताओ? पहली क्लास से सर। ऑप्शन ए। पहला सबसे पहले नोट्स में यही है, पहले ही पेज पर है ना? जी सर। यस सर। आइकोज प्लस लोगोज। आगे चलते हैं। ओजोन परत की सुरक्षा हेतु ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए 1987 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? ये भी आपको बताया गया। हालांकि आपकी जो आखिरी क्लास है उसमें आना है, ओजोन पर डिटेल में आना है, लेकिन बीच की क्लासेज में भी कई बार बताया गया कि सबसे अगर कोई सफल प्रोटोकॉल बोले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, जिसमें जो ओडीएस होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, हाँ, इन पर रोकथाम के लिए काम किया गया, जिस सफल है। सीएफसी तो खत्म ही कर दिया हमने,
SCFC खत्म करने पर बात हो रही है, 2016 में इस पर किगाली प्रोटोकॉल, आगे के लक्ष्य रखे गए थे। तो ये सारी चीजें बताएंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? NCDM। नाम क्या हो गया? दो बताने आपको। NCDM का अब क्या नाम हो गया? NDMA हो गया सर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। नहीं, मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है। जब कोई सेंटर होता है तो वो स्टडी वगैरह के लिए होता है। और ये आपको आपदा वालों, जिन्होंने आपदा पढ़ा होगा, उनको ये कराया गया है और ऐसी डिटेल में कराया है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट उन लोगों को पढ़ाया गया था, और उसके पहले NIDM बनने के पहले क्या था? NCDM था। ठीक है। कब हुई थी स्थापना? ये भी कराया, बहुत डिटेल में लिखा है, उनको भी यही सारी चीजें लिखाई गई हैं कि इसका पहले भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसकी स्थापना की गई थी शुरुआत में। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है? बताइए। के यहाँ गाने बज रहे हैं? है गोभी। यस सर। सहारा अफ्रीका में, अफ्रीका का नहीं हुआ सर। थार मरुस्थल इंडिया में है, और इंडिया के थार में भी वो इंडिया पाकिस्तान पे है। ये शायद चाइना कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है सर। ये सर। तो अफ्रीका में तो कोई भी मरुस्थल है ही नहीं जो कोल्ड डेजर्ट। थार मरुस्थल आप लोगों को पता है, ये है नहीं। तो बचा कौन सा? चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। कौन सा? गोबी डेजर्ट। गोबी मरुस्थल। तो थोड़ी सी भी सामान्य समझ है उससे कर जाते। हालांकि ज्योग्राफी में आपका ये सब है, सब कुछ पढ़ाया गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वहां के साथ। और थोड़ा सा और अगर इसके डिटेल में चले जाओ तो बताओ, इंडिया में कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। अच्छा, ये देखो नेशनल पार्क बता रहे हैं। सियाचिन। सर लद्दाख में ये कोल्ड डेजर्ट हो। लद्दाख में है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये तो स्टूडेंटों का जो पढ़ा है उन्होंने वो तो याद है ही, से भी आसपास निकाल ही लेंगे चीजें। अगला क्वेश्चन है, जल उपकर का आकलन और संग्रहण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है? बताइए। जल प्रदूषण उपकर 1977। समझ में आ रहा है सर। ये जल संरक्षण वाले में जल उपकर दिया है, तो बड़ी थोड़ा सा ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑप्शन ए होना चाहिए। उपकर उपकर देता है। थोड़ा सा सबका नाम जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम, ये अलग से एक उपकर दिया ही है, तो फिर हो गया। वो बना ही उसके लिए, टैक्सेशन के लिए। वेस्ट इंडेक्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। चलो मैं बताया किस चीज से रिलेटेड है, क्या है? यस सर। अधिकांश प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, हालांकि इसमें आपदा प्रबंधन भी था। तो मुझे लग रहा है कि इतनी क्लासेज में भी कम से कम 85 प्रश्न तो आप लोग आसानी से कर जा रहे हो। क्या हो रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन ई सही होता है, वहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जहाँ पे ऑप्शन ई सही रहता है सर, वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मतलब पता हुआ क्वेश्चन भी गलत करना पड़ता है। वो है,
और फिर ई आ रहा है और आप गलत करके आ रहे हो, मीन्स आपने सही से पढ़ा नहीं है। ये एक्सक्यूज देना सब लोग बंद करो कि यहाँ पर ऐसा था तो ये था तो ये गड़बड़ था। अगर आपको कोई चीज की जानकारी है, जैसे वही था अपोलो 11 वाला, हाँ वो सर एकदम सबको जानकारी थी, लेकिन वो अपोलो 12 मार दिया। बस केवल जबरदस्ती मारा गया था सर, बाकी वो क्लियर था कि अपोलो 11 ही है। पता नहीं इसमें मतलब दिमाग क्या काम किया सर। मैं इसलिए आपसे कहा था कि एक बार कि सर मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ कॉल पे। मैंने आपको मैसेज भी डाला था। ये मेरा इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, मतलब ये। और एक जो उसमें वो आता है स्टैटिक्स वाले आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन 2-3 ए ऑप्शन A B C करके आता है, वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक चीज ध्यान रखो, आपको जो जानकारी है उसका उपयोग करना होगा। अगर कोई चीज उससे बाहर है, जो तो सिंपल फैक्ट है, कोई अवधारणा वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें माना भी जा सकता है कि वो अवधारणा पर डिपेंड होते हैं, उसमें 2 ऑप्शन हो भी सकते हैं, ई भी हो सकता है। लेकिन जो सिंपल फैक्ट वाले हैं, जबकि आपको फैक्ट पता है और आप उसको गलत करके आ रहे हो, तो इसमें फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत हो जाता है। हाँ, मल्टीपल रिवीजन करो और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखो, 2 चीजें होती हैं। अब ये बताओ, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ मुझे क्या है इसका आंसर? क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन। को क्लियर है कि क्षोभ मंडल ही होगा? कितने से कितनी ऊंचाई तक होता है क्षोभ मंडल? 18 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आप में अभी जो मुझे कमी लग रही है, आप लोगों ने ज्योग्राफी की क्लासेज नहीं की है, मैक्सिमम लोगों ने। यस सर, नहीं की है। हाँ, वही गलती करके आप नुकसान करा के आओगे अपना, क्योंकि 5 नंबर की तो ज्योग्राफी भी आनी है ना। यस सर, है ना? यस ये तो बहुत सिंपल होने चाहिए ना चीजें। शुरुआती मंडल कौन सा होता है आपका? क्षोभ मंडल। हाँ, कहाँ क्या ऊंचाई होती है नॉर्मली? 12 से 18। जो आपका विषुवत रेखा होता है वहाँ 12 किलोमीटर तक होता है, नहीं वहाँ 18 होता है। जो आपका ध्रुव क्षेत्र होता है वहाँ कहाँ से ज्यादा 12 किलोमीटर। क्यों होता है यहाँ पे 12 किलोमीटर तक होती है, यहाँ 18? सर सब मानी वो करता है ना, पवन इसलिए ऊपर उठ जाता है। पवन से ऊपर उठ जाती है? अरे एक कोई सर है उसके कॉन्सेप्ट फिर से हीट, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, हीट होती है, हीट से वायु ऊपर उठेगी। जी सर, जी। वायुमंडल क्या है? वायु ही तो है, वायु का संगठन जब ऊपर चला जाएगा तो 18। फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है? समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन पर, ओजोन लेयर हाइट पर होती है 50 सर। सर 18 से 50 किलोमीटर होती है। 50 नहीं, निचले समताप मंडल में होती है 20 से 35 किलोमीटर के बीच में। जी सर, 35 के बाद ऊपर तक एक 2 पट्टी होता है ना इसमें सर। ओजोन पर आपकी क्लास आएगी, कितनी क्लासेज आ चुकी हैं? जियोग्राफी का भी क्लास नहीं देखा। एनवायरमेंट की कितनी? ज्योग्राफी वाली तो आ चुकी है, वहां तो सब कुछ कराया गया है, वहां तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए था अब तक। लेकिन इस पर भी अभी ओजोन पर क्लास आएगी, 11वीं क्लास में ये डिटेल है सारी। रह रही है सर अभी वो 9:02 लॉक है, 11, 10 और 11। हाँ, 10वीं आ जाएगी, 11वीं में है ये ओजोन वाला पूरा डिटेल में, कि कौन सी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो वी किरण होती है उसको अवशोषित करती हैं, सी को कौन अवशोषित करता है, ये सब कुछ है उसमें। अगले पर आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द मनुष्यों द्वारा प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण प्रजातियों के नुकसान तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश से पर्यावरण की रक्षा करने की प्रक्रिया को दर्शाता है? कौन सा शब्द है? पर्यावरणीय संरक्षण। ऑप्शन डी दिखाइए सर। ऑप्शन डी सर दिखाइए। हाँ, ये देख लो। हाँ, ऑप्शन डी सही है। ठीक है,
अगले उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के बाद लागू किया गया? देखो बिल्कुल किताब से भोपाल क्वेश्चन गैस है, त्रासदी। 84 कॉपी में कराया गया कि नहीं ये बताओ? यस सर। अभी क्या ये घटना हुई थी, फिर एक्ट आया। ऐसा लग रहा है कि इस बार तो इन्होंने ये पेपर हमारी नोट से बना दिया है। अभी यही अगले फिर हमारे पेपर में भी ऐसा ही करते हैं। पारी तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व एक से दूसरे तक कैसे स्थानांतरित होते हैं? जो आपको पढ़ाया गया क्या उसी से है ये क्वेश्चन? ट्रॉपिक लेवल। है कि नहीं पढ़ा? पढ़ाया सर, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सर जो ऑप्शन है एलिमिनेट से ही लग जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन। होता है ऐसे एलिमिनेशन लगा दोगे क्या जब पढ़ा नहीं होगा तो? नहीं सर, बता रहे हैं मतलब जो ऑप्शन सेट किया सर बहुत मतलब दूर दूर तक है सर। पेपर सिंपल बनाया, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा नहीं समझा वो खाद्य श्रृंखला को क्या वो मृदा से नहीं जोड़ सकता है? नहीं सर, मृदा से नहीं जोड़ सकता। खाद्य श्रृंखला मृदा। इसमें सर ऑप्शन तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। आवाज आपको नहीं समझ है वो स्तर पे तो जाएगा ही नहीं जिसको समझ नहीं होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, जो खाना होता है खाने को किससे जोड़ता है व्यक्ति नॉर्मली? फसल को किससे जोड़ोगे? जलवायु से पूरा जुड़ेगा। जलवायु ही डिसाइड करती है कि वहां पर कैसी फसलें होंगी, कौन सी होंगी। ये ना थोड़ा सा सेंस वैसे लगाया करो कि जब आपके पास जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। जिसने पढ़ लिया होता है हर पढ़ी हुई चीज बहुत आसान लगती है। अब जैसे मैं अभी यूपी वाला का सुन रहा था, यूपी में लोगों को दिक्कत कहाँ आई? बोल रहे हैं कि बजट में। हालांकि यूपी का बजट आपको दिया गया है, 2026-27 का यूपी के बजट की पीडीएफ दी गई है। बताओ मुझे कहाँ पर है वो पीडीएफ? अगर इसको कर पूरा क्लासेस उसमें खत्म होने के बाद यूपी का बजट दिया गया है। 2026-27 वाला जो पहले के स्टूडेंट होंगे पिछले साल वाले, उन्हें 2025-26 का दिया गया था। सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 का लक्ष्य एक क्या है? बताओ मुझे। गरीबी शून्य करना, शून्य गरीबी सर। क्या लास्ट ग्रुप कॉल पर ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी? वाले एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले ग्रुप कॉल की थी, वहां पर भी ये सारी चीजें डिस्कस भी हुई थी, लिखाई भी गई थी। तो बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला कौन सा है? गरीबी की पूर्ण सभी रूपों में समाप्ति। देखो जंक्शन कुछ बना लो। 5 नंबर क्या है आपका? लैंगिक समानता। 5 नंबर लैंगिक समानता सर। इसको ऐसे मान लो, असमानता मान लो, लैंगिक असमानता को दूर करना। यस सर, ऐसे मान सकते हो ना। और 10 नंबर वाला भी आपका असमानता है। हाँ यस सर। असमानता 10 नंबर का क्षेत्रीय असमानता है, देशों के बीच असमानता कम करना, क्षेत्रों के बीच। और जो आपका 5 नंबर का है वो है लैंगिक असमानता को समाप्त करना। अब 2 ये आपके जंक्शन हो गए। अब इसके पहले के याद कर लो, बाद के याद कर लो। 10 के बाद के खासतौर से 13 और उसके बाद के हैं आपके जलवायु से संबंधित, लाइफ बिलो वाटर, है ना। हाँ 13 और उसके बाद के जलवायु वाले हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? निर्धनता को सभी रूपों में समाप्त करना। जब निर्धनता समाप्त हो गई तो फिर भुखमरी, फिर स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, और फिर असमानता आई गई आपकी लैंगिक असमानता। देखिए सर मैंने इसको ऐसे पढ़ा था कि जैसे ये 5 याद करने के लिए सबसे पहले भुखमरी पे ध्यान देगा। नहीं मतलब वो खत्म करना, गरीबी पहुंचाने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए। उसके बाद
सर मैंने बहुत अच्छे से बनाया था सर। तो बता रहा हूँ, जैसे बिल्कुल याद नहीं है, जैसे आइडिया नहीं लगता है, वो ऐसे करें कि पहले तो 2 जंक्शन आप बना लो और तीसरा जंक्शन बना लो आप 13 नंबर को। 13 नंबर है आपका जलवायु कार्रवाई, ठीक है। 3 जंक्शन हो गए। अब इसके पहले के याद करने, तो पहला तो ये है कि निर्धनता को सभी रूपों में नष्ट करना। सबसे पहले व्यक्ति गरीबी समाप्त करेगा। गरीबी समाप्त हो गई तो वो जो पैसा पाएगा उससे वो क्या करेगा, भूख समाप्त करेगा। भूख समाप्त हो गई तो फिर जो अगली प्रायोरिटी वो स्वास्थ्य को देगा, ना कि शिक्षा को, क्योंकि स्वास्थ्य को देखेगा। फिर आ जाएगा वो शिक्षा पर। जब शिक्षा स्वास्थ्य हो गई फिर आ जाएगा वो लैंगिक असमानता दूर करने पर। लैंगिक असमानता जब उसकी दूर हो गई तो फिर उसको चाहिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता, दोनों एक साथ आती हैं, ध्यान रखना। जो आपका स्वच्छ भारत अभियान भी है ना, ग्रामीण, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेयजल स्वच्छता। तो कहीं पर भी स्वच्छ पानी की बात होगी तो स्वच्छता की बिल्कुल बात होगी। जो आपकी MDP भी होती है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, उसमें भी आपका क्या क्या लिया जाता है? स्वास्थ्य लिया जाता है, शिक्षा ली जाती है, ली जाती है। इसके संकेतक तो लिए जाते हैं, प्लस जो आपका जीवन स्तर है ना, उसके 6 संकेतक अलग लिए जाते हैं, ठीक है। अब जब व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिल गया, स्वच्छता मिल गई, इसके बाद 7वें नंबर पर आ जाता है सस्ती ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा। 8वें नंबर पर जब ऊर्जा वगैरह सारी चीजें होंगी, अब बात करेगा वो आर्थिक वृद्धि की। अब ये सारी चीजें व्यक्ति की पर्सनल थी, समझ गए। अब वो देश या राज्य के स्तर पर आ जाएगा कि ये वृद्धि करेगा तो हमारी भी वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि हो गई। इसके बाद फिर अगली 9 नंबर का क्या होगा? उद्योग, नवाचार, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात होगी। और 10 पर हमने फिर से बनाया कि असमानता की बात होगी। ये कौन सी असमानता है? देशों के बीच। ये असमानता है लैंगिक असमानता, मेल फीमेल में असमानता है जो। और यहाँ पर क्या है आपकी? क्षेत्रीय असमानता। और इसके बाद यहां से फिर शुरू होगा, मेनली अगर जलवायु पर बात करोगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करोगे तो 11 से ही बात शुरू हो जाती है। 11 क्या है? संधारणीय शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज की बात हो रही। और 12 क्या है आपका? जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग और उत्पादन। यहां पर आ गए आप उत्पादन पर, आर्थिक गतिविधियां जो भी आप उत्पादन कर रहे हो। फिर 13 से आपका जलवायु कार्रवाई हो गई। 14 आपका लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। 15 आपका भूमि पर जीवन हो जाएगा। 16, 17 क्या है? आपस में साझेदारी संस्थाओं की बात होगी। तो 16 क्या हो जाएगा? शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। और 17 क्या हो जाएगा? लक्ष्यों के लिए साझेदारी। अब इसको याद कर लेना, जिसके जो फॉर्मूला पहले से बने याद है वो वैसे ही रखे, जिसे नहीं याद है, कोई फॉर्मूला नहीं बना तो इसको फॉलो कर ले। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें? निर्धनता। निर्धनता, गरीबी सर। बी। जैविक विज्ञान की सर। इसमें किसी को डाउट था? नहीं सर। ये तो आप ही लोग बोल रहे थे। एनसीईआरटी की किस बुक में है ये? एनवायरमेंट का एनसीईआरटी की किस बुक से आया था लेखपाल में क्वेश्चन? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान से ही आया था जी, बायोलॉजी 12th की। किसकी शाखा है? अब वैसे नॉर्मली जीवों की ही बात हो रही है, उसकी जीव और उसके पर्यावरण की, तो जीव विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बताइए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। EFCC। बस हो गया यहाँ पर, मुझे लग रहा पेपर। यस सर। अब बताओ क्या कठिन था? आपने इस परीक्षा के लिए पढ़ाई भी नहीं की है। अभी आपने केवल 9 क्लासेज की हैं। अभी आपकी 2 क्लासेज ये आएंगी, इसके बाद 6 से 7 क्लासेज और आनी है जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगी।
फिर कुछ कंटेंट और भी दिया जाएगा जो बोर्ड वगैरह का डेटा होगा जिसमें कितने % क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे? लगभग सर 85 से 90% हो गए। 4 फैक्ट जो जैसे कल्प वृक्ष ये सब जैसे क्वेश्चन थे, बाकी तो सॉल्व हो रहे थे सर। बस तो बहुत है, 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ने भी पड़ेंगे ना। हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाह रहे। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ, अभी बताओ जिसको जो कुछ बोलना है। सर क्या वो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आएंगी वो सब क्या ऑब्जेक्टिव आएंगी या सब्जेक्टिव आएंगी? ठीक है सर। वैसे 1-2 क्लासेज में कोशिश की जाएगी कुछ क्वेश्चन भी डाल दिए जाएं, बाकी मेनली रहेंगे वो सब्जेक्टिव ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के टेस्ट हो तो रहे, क्लास वाइज टेस्ट तो उसके भी होंगे। और बताइए के लिए वहीं आई